आपका स्वागत है डिजिटल मिर्ज़ापुर के चैनल पर। आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए संविधान के भाग 2 से टॉप 50 प्रश्न और उत्तर, जो कि वर्तमान में आ रहे परीक्षाओं पर आधारित हैं, बाय एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप, भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न 1। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? ए. भाग 1, बी. भाग 2, सी. भाग 3, डी. भाग 4। उत्तर बी. भाग 2। व्याख्या। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। प्रश्न 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए. अनुच्छेद 1 से 4, बी. अनुच्छेद 5 से 11, सी. अनुच्छेद 12 से 35, डी. अनुच्छेद 36 से 51। उत्तर बी. अनुच्छेद 5 से 11। व्याख्या। नागरिकता के संबंध में विस्तृत प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। प्रश्न 3। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? ए. दोहरी नागरिकता, बी. एकल नागरिकता, सी. राज्य नागरिकता, डी. संघीय नागरिकता। उत्तर बी. एकल नागरिकता। व्याख्या। भारतीय संविधान कनाडा के समान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है, राज्यों का नहीं। प्रश्न 4। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? ए. 1950, बी. 1952, सी. 1955, डी. 1960। उत्तर सी. 1955। व्याख्या। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता प्राप्त करने और गंवाने के विस्तृत तरीके प्रदान करता है। प्रश्न 5। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। उत्तर सी. 5। व्याख्या। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और क्षेत्र के समावेश से। प्रश्न 6। जन्म से नागरिकता का क्या अर्थ है? ए. भारत में जन्मे हर व्यक्ति को नागरिकता मिलती है। बी. 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। सी. 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। डी. 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है यदि उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। उत्तर डी. 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे कोई भी व्यक्ति तभी भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। व्याख्या। नागरिकता अधिनियम में समय समय पर संशोधन हुए हैं। वर्तमान में 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति तभी भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। प्रश्न 7। वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता का क्या अर्थ है? ए. जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो। बी. जो व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ हो लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों। सी. जो व्यक्ति भारतीय मूल का हो। डी. जो व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह करे। उत्तर बी. जो व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ हो लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों। व्याख्या। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ था तो वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति के लिए यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक होगा। प्रश्न 8। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत में कितने समय तक निवास करना आवश्यक है? ए. 3 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 7 वर्ष, डी. 10 वर्ष। उत्तर सी. 7 वर्ष। व्याख्या।
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 7 वर्ष तक भारत में सामान्य निवास शामिल है। प्रश्न 9। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत में कितने समय तक निवास करना आवश्यक है? सामान्यतः ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। उत्तर डी 12 वर्ष। व्याख्या: देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदक को कम से कम 12 वर्षों, अंतिम 12 महीनों में पूर्ण निवास और पिछले 14 वर्षों में कुल 11 वर्षों का निवास तक भारत में निवास करना होता है। साथ ही संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न 10। किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर वहां के निवासियों को नागरिकता कैसे मिलती है? ए पंजीकरण द्वारा, बी देशीयकरण द्वारा, सी सरकार की अधिसूचना द्वारा, डी जन्म से। उत्तर सी सरकार की अधिसूचना द्वारा। व्याख्या: यदि भारत सरकार किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करती है तो वह यह भी निश्चित करती है कि उस क्षेत्र के व्यक्तियों को भारत का नागरिक बनने की कौन सी तारीख होगी। उदाहरण के लिए गोवा, दमन और दीव के मामले में ऐसा हुआ था। प्रश्न 11। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त हो सकती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर बी 3। व्याख्या: भारतीय नागरिकता 3 तरीकों से समाप्त हो सकती है: त्याग, रिनंसिएशन, समाप्ति, टर्मिनेशन, और वंचित करना, डिप्रिवेशन। प्रश्न 12। अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करने पर क्या होता है? ए वह व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, बी वह व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहता है, सी उसके नाबालिग बच्चे भी भारतीय नागरिकता खो देते हैं, डी केवल वयस्क नागरिकता त्याग सकते हैं। उत्तर सी उसके नाबालिग बच्चे भी भारतीय नागरिकता खो देते हैं। हालांकि यदि वे बच्चे वयस्क होने पर भारत लौटते हैं तो वे भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 13। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए उसकी भारतीय नागरिकता निलंबित हो जाती है, बी उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, सी उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, डी वह दोहरी नागरिकता रखता है। उत्तर बी उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। व्याख्या: अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसे नागरिकता की समाप्ति कहते हैं। प्रश्न 14। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कब किया जा सकता है? ए यदि उसने संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई हो, बी यदि उसने पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते समय धोखाधड़ी की हो, सी यदि वो युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ गैर कानूनी व्यापार करता है या संवाद करता है, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करना एक दंडात्मक उपाय है और इसे कई आधारों पर लागू किया जा सकता है, जिसमें धोखाधड़ी, संविधान के प्रति अनादर, युद्ध के दौरान दुश्मन से संबंध और पंजीकरण या देशीयकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी देश में 2 साल की जेल शामिल है। प्रश्न 15। भारत में कौन सा मंत्रालय नागरिकता से संबंधित मामलों का प्रबंधन करता है? ए विदेश मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी कानून मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। उत्तर बी गृह मंत्रालय। व्याख्या: नागरिकता से संबंधित सभी मामले गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दायरे में आते हैं। प्रश्न 16। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1951। उत्तर सी 26 जनवरी 1950। व्याख्या: भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। प्रश्न 17। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? ए
पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। बी, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। सी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। डी, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। उत्तर सी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। व्याख्या: अनुच्छेद 5 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिक थे। इसके लिए शर्तें हैं: भारत के क्षेत्र में जन्म, या माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म, या संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य निवासी। प्रश्न 18, अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ए, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। बी, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। सी, भारत से पाकिस्तान गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। डी, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। उत्तर बी, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। व्याख्या: अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, खासकर विभाजन के बाद। प्रश्न 19, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? ए, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। बी, भारत से पाकिस्तान गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। सी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। डी, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। उत्तर बी, भारत से पाकिस्तान गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। व्याख्या: अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में भारत लौट आए। प्रश्न 20, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? ए, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। बी, भारत से पाकिस्तान गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। सी, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। डी, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। उत्तर सी, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। व्याख्या: अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। ये उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है यदि वे भारत सरकार के किसी राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि के पास पंजीकरण कराते हैं। प्रश्न 21, अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? ए, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। बी, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। सी, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। डी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। उत्तर सी, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। व्याख्या: अनुच्छेद 9 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये भारत में एकल नागरिकता के सिद्धांत को मजबूत करता है। अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? ए, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। बी, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। सी, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। डी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। उत्तर ए, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। व्याख्या: अनुच्छेद 10 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन नागरिक बना रहेगा। प्रश्न 23, अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? ए, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। बी, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। सी, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। डी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। उत्तर बी, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। व्याख्या: अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी शक्ति का उपयोग करके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। प्रश्न 24, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? ए, 4 से 5 बार। बी, 6 से 7 बार। सी,
8 से 9 बार, डी 10 से अधिक बार। उत्तर सी 8 से 9 बार। व्याख्या: भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन हुए हैं, जिनमें 1986, 2003, 2005 और 2015 और 2019 के संशोधन प्रमुख हैं, जिन्होंने नागरिकता के प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। प्रश्न 25। किस संशोधन के बाद जन्म से नागरिकता के लिए माता-पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक कर दिया गया? ए 1986 का संशोधन, बी 2003 का संशोधन, सी 2005 का संशोधन, डी 2015 का संशोधन। उत्तर ए 1986 का संशोधन। व्याख्या: 1986 के संशोधन ने ये शर्त जोड़ दी कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को तभी नागरिकता मिलेगी जब उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 26। किस संशोधन के बाद जन्म से नागरिकता के लिए माता-पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना या एक का भारतीय नागरिक होना और दूसरे का अवैध प्रवासी न होना आवश्यक कर दिया गया? ए 1986 का संशोधन, बी 2003 का संशोधन, सी 2005 का संशोधन या डी 2015 का संशोधन। उत्तर बी 2003 का संशोधन। व्याख्या: 2003 के संशोधन ने जन्म से नागरिकता के प्रावधानों को और सख्त कर दिया। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हों या माता-पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। प्रश्न 27। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक कौन होते हैं? ए भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशी नागरिक हैं और कुछ विशेषाधिकार रखते हैं, बी अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई, सी शरणार्थी, डी अवैध प्रवासी। उत्तर ए भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो भारत में कुछ सीमित अधिकार रखते हैं। व्याख्या: ओसीआई कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें भारत में कुछ सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन भर वीजा मुक्त यात्रा और कुछ आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक लाभ। उन्हें वोट देने का अधिकार या सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं होता। प्रश्न 28। ओसीआई योजना कब शुरू की गई थी? ए 2003 में, बी 2005 में, सी 2015 में या डी 1999 में। उत्तर बी 2005 में। व्याख्या: ओसीआई योजना को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 2005 के संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को कुछ लाभ प्रदान किए जा सकें जो विदेशी नागरिक हैं। प्रश्न 29। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ए वीजा मुक्त यात्रा का अधिकार, बी कृषि भूमि खरीदने का अधिकार, सी वोट देने का अधिकार या डी सरकारी नौकरी का अधिकार। उत्तर सी और डी दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन एक ही चुनना हो तो सी या डी में से कोई एक। व्याख्या: ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देना या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है और सरकारी नौकरी का अधिकार भी नहीं होता है। वे कृषि भूमि भी नहीं खरीद सकते। प्रश्न 30। प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे किस तारीख को मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 9 जनवरी, सी 15 अगस्त या डी 26 जनवरी। उत्तर बी 9 जनवरी। व्याख्या: प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न 31। भारत के विभाजन के बाद जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए, उनके नागरिकता के लिए क्या प्रावधान थे? ए उन्हें स्वतः नागरिकता मिल गई, बी उन्हें पंजीकरण कराना पड़ा, सी उन्हें कम से कम 5 साल भारत में रहना पड़ा या डी उन्हें सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ी। उत्तर ए उन्हें स्वतः नागरिकता मिल गई। व्याख्या: अनुच्छेद 6 के तहत जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें कुछ शर्तों के साथ स्वतः नागरिकता प्रदान की गई थी। इस तिथि को परमिट सिस्टम लागू होने की तिथि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 32। 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के लिए क्या करना पड़ा? ए उन्हें स्वतः नागरिकता मिल गई, बी उन्हें पंजीकरण कराना पड़ा बशर्ते उन्होंने कम से कम 6 महीने भारत में निवास किया हो, सी उन्हें कम से कम 10 साल भारत में रहना पड़ा
या डी उन्हें सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ी? उत्तर बी उन्हें पंजीकरण कराना पड़ा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 6 महीने भारत में निवास किया हो। व्याख्या 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक था और आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास करना एक शर्त थी। प्रश्न 33 किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 8, सी अनुच्छेद 10 या डी अनुच्छेद 11? व्याख्या अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न 34 भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति क्यों नहीं देता है? ए क्योंकि यह राज्यों की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है, बी क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंचा सकता है, सी क्योंकि यह आर्थिक रूप से अस्थिर है, डी क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। उत्तर बी क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंचा सकता है। व्याख्या एकल नागरिकता का प्रावधान भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच कोई भेदभाव न हो और वे सभी भारत के नागरिक के रूप में एक समान पहचान साझा करें। प्रश्न 35 कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि वह ए किसी अन्य देश में काम करता है, बी किसी विदेशी देश से शादी करता है, सी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, डी लंबे समय तक विदेश में रहता है। उत्तर सी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। व्याख्या अनुच्छेद 9 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। प्रश्न 36 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस योग्यता को पूरा करना होता है? ए भारत में जन्म लेना, बी भारतीय मूल का होना, सी संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होना, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर सी संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होना। देशीकरण के मामले में व्याख्या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक को संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न 37 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सभी अवैध प्रवासियों को नागरिकता देना, बी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक रूप से प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना, सी भारतीय नागरिकों को द्वैरी नागरिकता प्रदान करना, या डी भारत में रह रहे सभी विदेशियों को नागरिकता देना। उत्तर बी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए थे और जिन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। प्रश्न 38 CAA 2019 के तहत किन राज्यों को छूट दी गई है, यानी जहां यह लागू नहीं होगा? ए केवल पूर्वोत्तर के राज्य, बी छठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्र और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र, सी सभी केंद्र शासित प्रदेश, या डी केवल जम्मू कश्मीर। उत्तर बी छठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्र और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र। व्याख्या CAA 2019 के तहत संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम को इसके प्रावधानों से छूट दी गई है। प्रश्न 39 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अवैध प्रवासी कौन है? ए वह व्यक्ति जो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है, बी वह व्यक्ति जो वैध दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है लेकिन निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहता है, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी उपरोक्त दोनों। व्याख्या एक अवैध प्रवासी वह व्यक्ति है जो या तो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहता है। प्रश्न 40 एक व्यक्ति जिसने पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, यदि वह संविधान के प्रति अनादर दिखाता है तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। इसे क्या कहते हैं? ए त्याग, बी समाप्ति, सी वंचित करना, डी निष्कासन। उत्तर सी वंचित करना। व्याख्या
पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता को सरकार वंचित कर सकती है यदि नागरिक संविधान के प्रति अनादर दिखाता है या धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करता है। प्रश्न 41। भारतीय संविधान के भाग 2 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? ए. केवल भारतीय नागरिक, बी. भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों, सी. केवल वयस्क नागरिक, डी. केवल पुरुष नागरिक। उत्तर ए. केवल भारतीय नागरिक। व्याख्या: भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो भारत के नागरिक हैं या जिन्हें भारत का नागरिक माना जाता है। प्रश्न 42। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. स्विट्जरलैंड, सी. ब्रिटेन, डी. आयरलैंड। उत्तर सी. ब्रिटेन। व्याख्या: भारत में एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 43। संविधान के कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? ए. अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, बी. अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, सी. अनुच्छेद 32, 226, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर बी. अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। व्याख्या: कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकारों की सुरक्षा, अनुच्छेद 19। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 और अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, अनुच्छेद 30। प्रश्न 44। क्या अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई भारत के नागरिक होते हैं? ए. नहीं, वे विदेशी नागरिक होते हैं। बी. हां, वे भारत के नागरिक होते हैं जो अस्थायी रूप से विदेश में रहते हैं। सी. वे दोहरी नागरिकता रखते हैं। डी. वे ओसीआई कार्ड धारक होते हैं। उत्तर बी. हां, वे भारत के नागरिक होते हैं जो अस्थायी रूप से विदेश में रहते हैं। व्याख्या: अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई वे भारतीय नागरिक हैं जो रोजगार, व्यवसाय या किसी अन्य उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में 183 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। वे अभी भी भारतीय नागरिकता रखते हैं। प्रश्न 45। किस समिति ने ओसीआई कार्ड की सिफारिश की थी? ए. फजल अली आयोग, बी. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, सी. सरकारिया आयोग, डी. पुंछी आयोग। उत्तर बी. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। व्याख्या: लक्ष्मीमल सिंघवी समिति उच्च स्तरीय समिति ने 2000 में अपनी रिपोर्ट में भारतीय डायस्पोरा के लिए दोहरी नागरिकता जैसी सुविधाओं की सिफारिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः ओसीआई योजना की शुरुआत हुई। प्रश्न 46। यदि कोई व्यक्ति देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे किन देशों का नागरिक नहीं होना चाहिए? ए. केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश, बी. जिन देशों में भारतीय नागरिक देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, डी. ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है। उत्तर बी. जिन देशों में भारतीय नागरिक देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। व्याख्या: देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त यह है कि व्यक्ति उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां भारतीय नागरिक देशीयकरण द्वारा नागरिक नहीं बन सकते हैं। इसे पारस्परिकता का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न 47। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? ए. जन्म से, बी. वंशांगानुसार, सी. विवाह से, डी. देशीयकरण से। उत्तर सी. विवाह से। हालांकि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह करके पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन विवाह से सीधे नागरिकता प्राप्त करने का कोई अलग से तरीका नहीं है। यह पंजीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रश्न 48। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तक के प्रावधानों को लागू करने की अंतिम तिथि क्या थी? ए. 15 अगस्त 1947, बी.
26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 19 जुलाई 1948। उत्तर सी 26 जनवरी 1950। व्याख्या: अनुच्छेद 5 से 8 तक के प्रावधान उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित थे जो संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे या माने जाते थे। प्रश्न 39। भारत में नागरिकता के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ए. राज्य विधानमंडल, बी. संसद, सी. राष्ट्रपति, डी. सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर बी. संसद। व्याख्या: अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की एकक शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न 50। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता खोने का एक तरीका नहीं है? ए. त्याग, बी. समाप्ति, सी. वंचित करना, डी. जन्म। उत्तर डी. जन्म। व्याख्या: जन्म नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है, ना कि खोने का। त्याग, समाप्ति और वंचित करना नागरिकता खोने के तरीके हैं। यहां पर यह क्लास संपन्न होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपसे अगले दिन फिर मिलेंगे डिजिटल मिर्जापुर के इसी चैनल पर संविधान के भाग 3 के टॉप 50 क्वांटिटीज लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।